हाय एवरीवन, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। और आप लोगों का डिमांड था सर हम लोगों को सोशियोलॉजी में सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाइए, तो फाइनली मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के क्वेश्चन में किस तरह से आपके पेपर में छपने वाले हैं इसके रिगार्डिंग मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं। चीज़ों को एकदम इजीली भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा कि एकदम साधारण भाषा में आप लोग को समझे। और मैं जब समझाने के जब भी मैं समझाऊंगा कोई भी क्वेश्चन को मेरे भाई, उस समय आप वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि चीज़ को रट्टा लगाना पॉसिबल नहीं है। कोई भी चीज़ हो रट्टा लगाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ वही चीज़ें को हम लोग अच्छे ढंग से अगर समझ जाते हैं तो फिर इजीली से हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, इसी के बीच में मैं बता दूं, अगर आप में से कोई से स्टूडेंट्स जो आगे अपने पढ़ाई को जारी रखना चाहते हैं, CUET का एग्जाम की तैयारी आप लोगों को इसी यूट्यूब चैनल पे ऑनलाइन क्लास चलेगी मेरे भाई, याद रखिएगा ऑनलाइन क्लास चलेगी, वो भी आप लोगों का फुल एंड फाइनल फ्री। याद रखना है, 0 बैलेंस में आप लोगों का फुल एंड फाइनल CUET का एग्जाम की तैयारी कराया जाएगा। चाहे वो आपका लैंग्वेज पेपर हो, चाहे मैथ हो, चाहे आपका रीजनिंग हो, चाहे जीके हो, या कुछ भी पेपर लिए हैं आप, सारा पेपर की तैयारी आपको ऑनलाइन इस माध्यम से यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों को तैयारी कराया जाएगा। तो जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों को बता दीजिए जो भी आगे अपना पढ़ाई को जारी रखना चाहते हैं। मैं तो यही कहूँगा कि जब तक जिंदगी बाकी रहे पढ़ाई कभी नहीं छोड़ना चाहिए। भले आपके घर की जिम्मेदारी ने बहुत सारे विद्यार्थियों को घेर रखी है मेरे भाई, यही तो एक जज्बा है, यही तो एक आगे जाने का एक रास्ता है कि आपको कोई घेर के रखा है। तब तो आप कहेंगे ना कि मैं इसे मेरे बात को समझिए, मैं इस हाथ को इतना दूर फैला सकता हूँ, क्यों? मेरे पंख खुला हुआ है। अगर मेरा हाथ को इस तरह कोई पूरा दबोच ले, कोई अगर मान लेते हैं कोई गुंडा आके मेरा हाथ को दबोच ले, तो मैं इस तरह से छुटवाने की कोशिश करूंगा। क्या करूंगा? कोशिश करूंगा। इस तरह से ना हमारी ताकत बढ़ेगी। और हम अगर कोई दाब के रखे, हम हाथ दाब लो और दाब लो, इस तरह से नहीं मेरे, ऐसा हम लोग रोएंगे नहीं। कोशिश करेंगे हम लोग कि हम लोग क्या करेंगे, परिंदों की तरह उड़ान भरेंगे। अरे उड़ नहीं सकते हैं तो कम से कम चलना तो सीखो, चल नहीं सकते हैं तो कम से कम सरकना तो सीखो, लेकिन निरंतर प्रयास करते रहना है। चलिए सर, आज की क्लास को हम लोग आगाज करते हैं। एक एक क्वेश्चन को देखिए, यहाँ जो आंसर लिखा हुआ है ना, वो आप लोगों को पहली बात तो ध्यान देना नहीं है। मैं एकदम आसान भाषा में, लैंग्वेज में, साधारण भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। समझना है सिर्फ आप लोगों को। हरित क्रांति से क्या अभिप्राय है, यानी हरित क्रांति क्या है? तो हरित क्रांति को देखा जाए मेनली तो हम लोग कृषि से संबंधित बात करते हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड। कृषि उत्पादन में व्यापक परिवर्तन की हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। पहले क्या होता था ना, हरित क्रांति किसे कहते हैं आपको सारा चीज समझ में आ जाएगा। पहले क्या होता था कि पहले हम लोग हल जोताई करते थे, हम लोग हल जोते थे। उस तरह से देखने लगे लोग, क्या अगर हल जोतते रहे तो हम लोग सही से फसल को उत्पादन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास उतना समय बचेगा नहीं। इस तरह से लोगों ने सोचा कि नहीं, हल की जगह किसी दूसरे मशीन का प्रयोग किया जाए। तो लोगों ने मशीन का प्रयोग किए। जो पहले हल से 10 दिन में जोतते थे, वही मशीन 1 घंटे में जोत कर निकल जाते। तो हरित क्रांति से एक तरह का देखा जाए तो प्रॉफिट भी हुआ है, लेकिन अगर दूसरी नजर से हम लोग देखें तो लॉस भी हुआ है। क्यों? क्योंकि बेरोजगारी की संख्या बढ़ गई है। पहले क्या करते थे, कीटनाशक के लिए छिड़काव करते थे लोग जाकर। अभी एक ऐसा मशीन आ गया है कि मशीन जाकर छिड़काव कर रहे हैं। तो ये इस तरह से भी क्या है, हरित क्रांति में वृद्धि हुई है, लेकिन बेरोजगारी की संख्या में भी वृद्धि हुआ है। कृषि उत्पादन में व्यापक परिवर्तन की हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। 6ठे दशक के अंत में विभिन्न सुधार कार्यक्रमों के परिणाम स्वरूप कृषि उत्पादन में आधारभूत वृद्धि हुई है। इसकी यात्रा पंजाब से गेहूं, याद रखिएगा हरित क्रांति की शुरुआत कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि हरित क्रांति की शुरुआत किस राज्य में हुई, तो हरियाणा, पंजाब, याद रखना है मेरे भाई। ठीक है, फसल के साथ हुई है। कौन सा फसल के साथ? गेहूं के साथ हुई है। उत्पादन में आतिशक वृद्धि की इस स्थिति को ही हरित क्रांति कहा जाता है। कृषि के पैदावार को सरल बनाना, कृषि के पैदावार को ग्रोथ करना, वृद्धि करना ही को हम लोग बोलते हैं सर क्या, हरित क्रांति। नहीं समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 2 में समझने की कोशिश कीजिएगा। हरित क्रांति के सहायक तत्व कौन कौन से हैं? पॉइंट नंबर याद रखिएगा, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। अधिक उपजाऊ वाले नए किस्म के बीज, अधिक उपजाऊ वाले। पहले लोग क्या करते थे ना, लोग सोचे कि नहीं कि ऐसा बीज का हम लोग प्रयोग करें जैसे ज्यादा से ज्यादा फसल को उत्पादन हो और जल्दी हो जाए। अभी हम लोग यही सोचते हैं ना। कहा जाता है कि अधिक बीज वाले नए किस्म के बीजों का प्रयोग करें। इसके लिए राज्यों में बीज निगम स्थापित किए गए।
पॉइंट नंबर 2, सिंचाई की व्यवस्था किए गए। पहले लोग क्या करते थे, नहरों को तक जाते थे और पानी पटाते थे, लेकिन अभी मशीन के माध्यम से वो एक जगह खड़े होकर पूरे खेती को हरियाली कर सकते हैं। तो बोल सकते हैं सर सिंचाई व्यवस्था में भी वृद्धि हुई है, विकास हुआ है। सरकार द्वारा समर्थन मूल्य और वसूली मूल्यों का निर्धारण हुआ है। वैज्ञानिक खाद्यों का प्रयोग भी है, और वैज्ञानिक जो खाद्य होती है इसमें प्रयोग हो गया है। वैज्ञानिक का मतलब पहले हम लोग गोबर का प्रयोग करते थे, यस या नो। पहले हम लोग खाद्य के रूप में, अगर मैं बात करूं देहाती में, तो सबसे ज्यादा गोबर का प्रयोग करते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ना अब जैसे कृषि, जैसे हरित क्रांति आई, लोगों ने कहा नहीं, कृषि के साथ साथ ये जो कृषि में गोबर खाद्य का उपयोग कर रहे हैं, इसके अलावा जो वैज्ञानिक खाद्य है उसका प्रयोग करेंगे, तो इस तरह से फसल में काफी ज्यादा पैदावार पहले की तुलना में अधिक होगी। आधुनिक संयंत्र का प्रयोग करेंगे। धान काटने के लिए पहले हम लोग औरत लोग और मर्द लोग काटते थे, अभी मशीन आ गया है धान काटने के लिए। प्रेजेंट टाइम में अभी मशीन आ चुका है, तो आधुनिक संयंत्र का भी प्रयोग हुआ है। कीटनाशक जैसे यूरिया, DAP, ये सब क्या है, पहले हम लोग छिड़काव करते थे, यस या नो, अभी मशीन के माध्यम से भी छिड़काव हो रही है। तो बोल सकते हैं सर एक तरह से कीटनाशकों का भी प्रयोग किए गए हैं हरित क्रांति में। भूमि संरक्षण एवं भूमि की उर्वरता, भूमि संरक्षण, भूमि को भी सुधार किए गए हैं, और उसके बाद भूमि के संरक्षण करते थे। मेरे भाई ये जो क्वेश्चन है ना आप लोगों का पॉइंट नंबर 7, बहुत सारे स्टूडेंट को समझ में नहीं आया, कंफ्यूजन है, समझिएगा। भूमि संरक्षण का मतलब होता है, जैसे पहले मान लेते हैं हम लोग को मकई उगाना है, एग्जाम्पल में मान के चलना मकई उगाना है, तो मकई तो पूरा अच्छी तरह से हम लोग रोप लिए हैं, काट भी लिए हैं, काटने के बाद उसका जड़ जो है ना जमीन के अंदर भी रह जाते हैं। देहाती में क्या करते हैं, मतलब हम अपने घर की मैं बात करूं तो हमारे घर में क्या करते हैं, एक कुदाल लेते हैं, कुदाल से क्या करते हैं उसको पूरा खोदते हैं, ठीक है, खोदते हैं, जैसे पूरे जड़ उठ जाते हैं, फिर उसको मिट्टी को ठोक के फेंकते हैं। लेकिन प्रेजेंट टाइम में ऐसा नहीं होता है। प्रेजेंट टाइम में मशीन आई, मशीन के माध्यम से पूरा खोद दिए और उसके बाद 2 व्यक्ति को लगा दिया गया जिससे वो चुनकर फेंकते हैं। ये इस तरह से भी हम लोग बोल सकते हैं हरित क्रांति में विकास हुई है। अब आशा करते हैं, अब आशा कर सकता हूं कि आप लोगों को हरित क्रांति के बारे में समझ में आ गया हो। अगर हमसे कोई पूछे ना कि आप बताएं तो थोड़ा सा हरित क्रांति के बारे में क्या कहना चाहेंगे, तो हम सीधा सीधा बोलेंगे एक ही लाइन में कि हरित क्रांति के आने से किसान जो है ना, किसान के फसलों में वृद्धि हुई है। पहले की तुलना में किसान अभी प्रेजेंट टाइम में अधिक कृषि का उपज कर पा रहे हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर। भारत में हरित क्रांति लाने में किसका योगदान रहा? भारत में पहले हरित क्रांति नहीं था, तो लाने का किसका योगदान रहा? मैं एक बात बोल रहा हूं, समझ लीजिएगा। हरित क्रांति की शुरुआत 1960 के दशक में हुई थी। हरित क्रांति का जनक भारत में डॉक्टर SM स्वामीनाथन को कहा जाता है। हरित क्रांति का जनक पूरे विश्व में डॉक्टर बर्लॉग को कहा जाता है। 3 क्वेश्चन बताऊं, तीनों क्वेश्चन को एकदम अच्छी तरह से कंठस्थ कर लेना है। भारत में 1960 के दशक में डॉक्टर SM स्वामीनाथन के प्रयास से हरित क्रांति संभव हुई है। इसमें अधिक उपज देने वाले बीजों का योगदान महत्वपूर्ण रहा। मैं यही कह रहा था तब से कि इसमें अधिक उपजाऊ वाले बीजों का योगदान रहा, महत्वपूर्ण रहा। इससे गेहूं के उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। पहले अगर मान लेते हैं कि एक खेत है, इसमें एग्जांपल में बता रहा हूं, इसमें 1 टन, क्या मेरे दोस्त याद रखिएगा, 1 टन, क्या 1 टन आपका गेहूं का उपज होता था। अब अच्छे किस्म का मैं बीज लाया हूं, इसी जगह पे, इतना ही जगह पे 5 टन की क्या भी है, गेहूं का उत्पादन हुआ है। तो इस तरह से मैं बोल सकता हूं कि अच्छे बीज लगाएंगे तो अच्छी फसल भी होगी, ठीक है। चलिए आते हैं सर अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है सर हरित क्रांति का वर्णन करें। हरित क्रांति का नकारात्मक और सकारात्मक पहलू क्या है? अब हरित क्रांति का नकारात्मक और सकारात्मक पहलू के बारे में अगर मैं चर्चा करूं तो सबसे पहले मैं आपको लेके चलूंगा पॉलिटिकल साइंस में, क्योंकि मैं पॉलिटिकल साइंस में फाउंडेशन कोर्स में, क्रैश कोर्स में मैं बेहतरीन तरीके से एक एक करके आप लोगों को निचोड़ करके मैं बताया था। फाइनली अगर आप लोग वहां पे नहीं देखे तो इन चीजों को भी देखकर आप लोग समझ सकते हैं, समझिएगा। कृषि उत्पादन में व्यापक परिवर्तन को हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। कृषि में पहले उतना परिवर्तन नहीं हुआ था, लेकिन कृषि उत्पादन में व्यापक परिवर्तन को ही हम लोग हरित क्रांति के नाम से जानते हैं। भारत में हरित क्रांति 1960 या तो 1960 ईस्वी के बाद के वर्षों में आई। अधिक उपज वाले बीज, अधिक उपज वाले बीज जो होती है, क्या होती है, वैज्ञानिक तरीके से हम लोग इसका उपयोग किए हैं। वैज्ञानिक खाद्यों, आधुनिक संयंत्र एवं कीटनाशकों का प्रयोग से सफल हुई। इस क्रांति के फलस्वरूप खाद्यान्न के उत्पादन में आश्चर्यजनक अर्थात बहुत अधिक वृद्धि हुई है, जिसका व्यापक आर्थिक तथा सामाजिक प्रभाव देश में देखा गया है। वो प्रभाव निम्नलिखित है। मतलब इंसान जो है ना अनुमान नहीं लगा पाया
कि इतना एक अच्छे किस्म के बीज रोपने से इतना ज़्यादा कृषि में विकास होगी। इंसान एक अनुमान लगाते हैं कि पहले जहाँ पे 1 टन का उत्पादन होता था, हो सके अच्छे किस्म बीज लगाने से 2 टन का होगा, लेकिन क्या हुआ ना कि 10 टन तक कृषि का उत्पादन हुआ है। इस तरह से बोल सकते हैं अच्छे बीज लगाने से अच्छे फसल का उत्पादन भी होती है। पॉइंट नंबर 1, उत्पादन में वृद्धि 1960 से 1967 ईस्वी की तुलना में 1967 से 1968 में अनाज के उत्पादन में लगभग 25% की आर्थिक मूल्य वृद्धि हुई है। मतलब मान लेते हैं कि इस साल 67 से 68 के बीच में अगर मान लेते हैं 1 क्विंटल गेहूं का उत्पादन होता था, तो इसमें 67 से 68 के बीच में 25% की वृद्धि होगी। क्या होगी मेरे भाई? 25% की वृद्धि होगी, तो मतलब बोल सकते हैं 125 किलोग्राम क्या हुआ है? उत्पादन हुई है। पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं। किसानों की समृद्ध हरित क्रांति के कारण किसानों की स्थिति में बहुत अधिक सुधार आया। क्या हुआ मेरे भाई? समझिएगा, किसानों की समृद्ध हरित क्रांति के कारण किसानों की स्थिति में बहुत अधिक सुधार आया। कृषि एक लाभदायक व्यवसाय बन गया है। कृषि एक क्या है? लाभदायक व्यवसाय बन गया है। एक तरह का कृषि क्या व्यापार के रूप में ही काम करते होंगे। पॉइंट नंबर 3 पे आते हैं सर। पूंजीवादी कृषि को प्रोत्साहन कैसे? वैसे किसान जिनके पास 10 हेक्टेयर भूमि थी और जो साधन संपन्न थे, उन्होंने पूंजीवादी कृषि को प्रोत्साहित किया। पूंजीवादी कृषि को प्रोत्साहन, वैसे किसान जिनके पास 10 हेक्टेयर जमीन होना चाहिए, कम से कम 10 हेक्टेयर भूमि थी और जो साधन संपन्न थे, उन्होंने पूंजीवादी कृषि को प्रोत्साहित किया। आगे देखते हैं सर। पॉइंट नंबर नेक्स्ट है कि खाद्य सामग्री के आयात में कमी। हरित क्रांति के फलस्वरूप भारत में खाद्य सामग्री के मामले में वो आत्मनिर्भरता बढ़ी है। अतः खाद्यान्न का आयात कम हो गई है और खाद्यान्न का क्या हो गया है? आयात बिल्कुल कम हो गया है। यह है सर हरित क्रांति का। अभी मैं बात करूंगा ना, ये तो हम लोग हरित क्रांति का प्रभाव देखें। हरित क्रांति का मैं पॉजिटिव और नेगेटिव थिंकिंग क्या था वो भी मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। इस लैंग्वेज को जब भी आते हैं मैं एकदम आप लोगों को साधारण भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले इसको आप लोग देखिए मेरे भाई, समझिएगा। मैं एक बार बात में अपने लैंग्वेज बताता हूँ, उपनिवेशवाद किसे कहते हैं। जैसे मेरा अगर शादी हो गया ना, तो मेरा बीबी मेरे ऊपर क्या उपनिवेशवाद है। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं होता है, लोग कहते हैं। देखिए मेरे भाई, समझिएगा, जब कोई शक्तिशाली देश जब दूसरे देश पर जाकर कब्जा कर लेते हैं और वहां के लोगों को गुलाम बना लेते हैं, तो उसी को हम लोग बोलते हैं उपनिवेशवाद। समझ में आया? किसे कहते हैं उपनिवेशवाद? किसे कहते हैं? फिर से समझिएगा, जब कोई शक्तिशाली देश दूसरे देश पर जाकर, कोई कमजोर देश पर जाकर कब्जा कर लेते हैं और वहां के सभी लोगों को गुलाम बना लेते हैं, वहां के चीजों को अपना चीज समझकर उपयोग करते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं उपनिवेशवाद। ये क्वेश्चन फिक्स से आएगा आपके पेपर में। उपनिवेशवाद का तात्पर्य किसी अधिक शक्तिशाली एवं विस्तारवादी देश के द्वारा किसी दुर्लभ देश को अपने शासन के अंतर्गत सम्मिलित कर लेना। किसी शक्तिशाली एवं विस्तारवादी देश द्वारा किसी दुर्लभ मतलब कमजोर देशों को अंतर्गत अपने शासन का अंतर्गत शामिल कर लेना, उसी को बोलते हैं उपनिवेशवाद। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। उपनिवेशवाद की परिभाषा दें। इस क्वेश्चन को हम लोग ज्यादा ध्यान नहीं देंगे क्योंकि अभी मैं जस्ट बता चुका हूं। वो कर्म का सिद्धांत क्या है? जैसा करोगे वैसा मिलेगा। सुना है ना? कर्म का मतलब क्या होता है समझिए। कर्म का सिद्धांत हिंदू सामाजिक जीवन का आधार है। कर्म का मतलब हिंदू सामाजिक जीवन का आधार है। जो जैसा कर्म करेगा उसके अनुसार वैसा भाग्य ही भी निर्भर करता है। जो जैसा करेगा वो उनको वैसा ही फल मिलेगा। हम लोग बोलते हैं ना देहाती में, कर्म का सिद्धांत हिंदू सामाजिक जीवन का आधार है। जो जैसा कर्म करेगा उसी के अनुसार उसका भाग्य भी निर्मित होगा। अतः लोगों को अच्छा कर्म करना चाहिए। लोगों को हमेशा क्या करना चाहिए? अच्छा काम करना चाहिए। ठीक है, आते हैं सर अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सर, वर्ण व्यवस्था क्या है? वर्ण व्यवस्था क्या है इसके बारे में समझते हैं चीजों को। याद रखिएगा, वर्णाम श्रम हो या वर्ण व्यवस्था दोनों एक ही टर्म है। याद रखिएगा, वर्ण व्यवस्था धर्म सामाजिक संगठन का लोकप्रिय उदाहरण है। यह हिंदू समाज के 4 वर्ग में विभाजित करता है। पहला ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण बौद्धिक कार्य से जुड़े थे, क्षेत्रीय देश की रक्षा के लिए, वैश्य व्यापार के लिए, शूद्र दूसरे की सेवा के लिए। ये तो मैं आप लोगों को एक बार नहीं कई बार बता चुका हूं और आप लोगों को अच्छी तरह से पता होगा कि ब्राह्मण को ही हिंदू समाज में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ठीक है ना? समझिएगा, वर्ण व्यवस्था किसे कहते हैं? वर्ण व्यवस्था धर्म सामाजिक संगठन का लोकप्रिय उदाहरण है।
यह हिंदू समाज को 4 वर्गों में विभाजित करता है। यह हिंदू समाज को 4 वर्गों में विभाजित करता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण बौद्धिक कार्य से जुड़े थे। क्षेत्रीय देश की जो ब्राह्मण थे वह बौद्धिक मतलब धर्म से जुड़े हुए थे। जो क्षेत्रीय थे वह देश की रक्षा करते थे। जो वैश्य थे वह व्यापार करते थे और जो शूद्र होते थे वो दूसरे की सेवा करते थे। आते हैं सर अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है उपनिवेशवाद का क्या तात्पर्य है। ये तो मैं अभी जस्ट बता चुका हूं, ठीक है, इसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, एक एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल आप दे सकते हैं यहाँ से, जैसे भारत स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले, भारत जब आजाद नहीं हुई थी, ठीक, उससे पहले जब भी आपका क्वेश्चन आए उपनिवेशवाद के अकॉर्डिंग, तो आपको एक बात ध्यान रखना है। क्या मेरे भाई, क्या लिखना है उस समय, एक बात को याद रखिएगा। भारत और इंग्लैंड का एग्जाम्पल जरूर आप उदाहरण में देंगे, ठीक है। जैसे भारत स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले जब आजाद नहीं हुई थी, उससे पहले इंग्लैंड का उपनिवेश था, इंग्लैंड का गुलाम था। यहाँ ब्रिटिश शासन व्यवस्था था और यहाँ पे ब्रिटिश शासन व्यवस्था था। अभी भारत का सरकार है, उस समय अंग्रेज लोग का यहाँ पे सरकार हुआ करता था। चलिए, चीजों को समझना जरूरी है मेरे भाई। देखिए, कोई भी चीज हार्ड नहीं है, बस शर्त है कि समझाने वाला सही होना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को मैं टूटी फूसी भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा तो आप लोग समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आगाज करते हैं सर कि आधुनिकीकरण क्या है। आधुनिकीकरण का मतलब होता है ना क्या, कि देखिए प्रेजेंट टाइम में अगर हमारे फैक्ट्री में 10 किलो आलू का उत्पादन हो रहा है, तो हम लोग किस तरह से आधुनिकीकरण करें कि 12 किलो हो जाए। समझ में आएगा चीजों को। चलिए समझते हैं। आधुनिकीकरण एक बहुआयामी आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक प्रक्रिया है। सिर्फ आर्थिक नहीं, सामाजिक भी है, राजनीतिक भी है, या तो बोल सकते हैं सांस्कृतिक भी है। प्रक्रिया है जो समाज के सदस्यों के संपूर्ण जीवन को एक नया रूप एवं अर्थ प्रदान करती है। डॉक्टर योगेंद्र सिंह के अनुसार, अगर मैं डॉक्टर योगेंद्र सिंह के अनुसार चलूं, तो आधुनिकीकरण सांस्कृतिक व्यवहार का एक विशेष रूप है जिसमें सार्वभौमिक विकास से संबंधित कुछ विशेषताएं पाई जाती है। आशा करते हैं कि ये भी चीजों को आपको समझ में आ गया होगा। आधुनिकीकरण एक बहुआयामी आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक प्रक्रिया है जो समाज के सदस्यों के संपूर्ण जीवन को एक नया रूप एवं अर्थ प्रदान करती है। समझ में आ गया होगा। ये तो आधुनिकीकरण के बारे में एक बार देख लीजिए, ठीक है। नया व्यवहार करती है, नया प्रेजेंट टाइम में अगर पुराना है तो उसको नया चीज के रूप में कन्वर्ट करती है। आधुनिकीकरण की आवश्यकताओं का उल्लेख करें। जैसे आवश्यकता क्या होती है इसके बारे में भी समझते हैं। देखिए, एक ही क्वेश्चन को ना मैं 2-4 बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं ताकि आपके माइंड में डायरेक्टली धंस जाए, ठीक है, समझिएगा। इसलिए मैं बहुत धीरे से बता रहा हूं। और हाँ, जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन एग्जाम में रोटेट होगी, तो चीजों को समझना चाहिए। अगर समझ में आ जाए तो फिर अब लिखने में कोई परेशानियां नहीं होनी चाहिए। देखिए, आधुनिकीकरण की आवश्यकता और शर्त निम्नलिखित है। पहला, शिक्षा, यातायात के साधन, गतिशील श्रमिक, जटिल श्रमिक, विभाजन, मुद्रा पर आधारित विनिमय प्रणाली, संचार माध्यम, लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था, एकांकी परिवार, ठीक है, एकांकी परिवार, धार्मिक कट्टरता में कमी। यह है सर हम लोग का क्या है, एक एक करके विशेषता किसका, आधुनिकीकरण का। किसी भी सामाजिक व्यवस्था में उपयुक्त तत्वों का समावेश उसे आधुनिकता की संज्ञा प्रदान करता है। आधुनिकीकरण का स्वरूप विभिन्न समाजों में भिन्न भिन्न प्रकार के हो सकता है। मैं फिर से बोल रहा हूं, समझिएगा। किसी भी सामाजिक व्यवस्था में, कोई भी आप सामाजिक व्यवस्था ले लीजिए, में प्रयुक्त तत्वों का समावेश उसी आधुनिकता की संज्ञा प्रदान करता है। आधुनिकीकरण का स्वरूप विभिन्न समाजों में भिन्न भिन्न प्रकार का हो सकता है। वस्तुतः आधुनिकीकरण संरचनात्मक एवं सांस्कृतिक, संरचनात्मक दृष्टिकोण से भी और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी दोनों प्रकार के परिवर्तन का संयुक्त प्रतिफल है। चलिए आगे देखते हैं मेरे भाई। सामाजिक आंदोलन क्या है, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। नर्मदा बचाओ आंदोलन किसे कहते हैं, ताड़ी विरोध आंदोलन किसे कहते हैं, महिला आंदोलन क्या है, नारी आंदोलन क्या है, ये सब के बारे में सारा क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। बस पेशेंस बनाइए। सामाजिक आंदोलन क्या है, सामाजिक आंदोलन सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में किया जाता है। सामाजिक आंदोलन, समाज में आंदोलन क्यों किया जाता है, ताकि हम अपने समाज को सुधार सके। इसीलिए ना, ऐसा तो नहीं है ना कि जो शराब नहीं पी रहा है चल वो आंदोलन करते हैं, वो अभी शराब पिए, ऐसा तो नहीं है ना। हम लोग ये सोचते हैं कि अपने समाज को सुधारें, ठीक है। सामाजिक आंदोलन सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में किया गया सामूहिक प्रयास है। यह परिवर्तन के कुछ विशिष्ट पक्षों की अभिव्यक्ति प्रदान करती है।
यह सदैव वर्तमान स्थिति में परिवर्तन लाने के उद्देश्य से संचालित होता है। सामाजिक आंदोलन का प्रारंभ औपचारिक अथवा अनौपचारिक संगठनों के द्वारा किया जाता है। क्या बोल रहा हूं, मेरे बात को समझ पाए मेरे भाई? सामाजिक आंदोलन का प्रारंभ औपचारिक अथवा अनौपचारिक संगठनों के द्वारा किया जा सकता है। यह सदैव वर्तमान स्थिति में परिवर्तन लाने के उद्देश्य से संचालित होती है। बस याद रखिएगा, सामाजिक आंदोलन का मतलब होता है, सामाजिक आंदोलन का मतलब होता है सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में किया गया सामूहिक प्रयास। एक गुट मान लेते हैं हम लोग, बन गए 10 व्यक्ति, समाज ये बोल रही यही कि देखिए जो भी व्यक्ति, अगर आप लोग शराब पीते हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि कृपया करके आप लोग समाज में शराब पीकर ना आए, क्योंकि इस तरह से हमारे दिन प्रतिदिन जो हमारी दिनचर्या होती है, हमारे आने वाली जो जनरेशन होगी वो भी देखेंगे तो वो भी इस तरह से गलत बिहेवियर, गलत हैबिट को अपनाएंगे। तो इस तरह से हमारे समाज में दिन प्रतिदिन क्या होगी, खराब आती रहेगी, बुराइयां आती रहेगी। इस तरह से हम लोग समाज को सुधार सकते हैं। ठीक है, आते सर अगला क्वेश्चन, वर्ण व्यवस्था क्या है? मैं फिर से बताया हूं सर, वर्ण व्यवस्था में फिर से बता दिया। वर्ण व्यवस्था हुई वर्ण सामाजिक संगठन का लोकप्रिय उदाहरण है। यह हिंदू समाज के 4 वर्गों में विभाजित है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण बौद्धिक आय से जुड़े थे, क्षेत्रीय देश की सेवा करते थे, वैश्य जो व्यापार करते थे, और शूद्र लोग दूसरे की सेवा करते थे। समुदाय के आधार क्या है? देखिए समुदाय का आधार क्या है, समुदाय आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं? समुदाय के मुख्य तत्व या आधार निम्नलिखित है। व्यक्तिगत समूह, निश्चित भूभाग, सामान्य जीवन, सामुदायिक भावना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे आगाज करते हैं। समुदाय का तात्पर्य, फिर वही क्वेश्चन दिया गया है समुदाय के बारे में। ठीक है, आते हैं सर अगला क्वेश्चन, पर्यावरण। इस क्वेश्चन को नहीं देना, ध्यान से देखिए। हाँ, पहचान देखना है कि समुदाय का पहचान क्या है। समुदाय का मतलब ग्रुप, क्या पहचान है? सामुदायिक पहचान है जो जन्म तथा समुदाय से संबंधित होने के भाव पर आधारित होता है, ना कि व्यक्तिगत योग्यता का उपलब्ध पर है। पर्यावरण का कार्य क्या है, यानी पर्यावरण का क्या तात्पर्य? पर्यावरण का मतलब, हमारे पर्यावरण का तात्पर्य उन सभी प्राकृतिक तथा सामाजिक दशाओं से है जो एक प्राणी के जीवन के चारों ओर से ढके या घर पर रहती है। मेरे ढंग या घरे रहती है। मेरे भाई, पर्यावरण का तात्पर्य होता है हमारे चारों ओर पाए जाने वाले सभी जीव जंतु को ही हम लोग पर्यावरण के अंतर्गत रखते हैं। क्या मैं बोला, समझ में आया? समझिए चीजों को। हमारे चारों ओर, हमारे वातावरण के चारों ओर पाए जाने वाले सजीव और निर्जीव के समूह को हम लोग पर्यावरण कहते हैं। अब समझ में आ गया? उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आगाज करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सर, पर्यावरणीय आंदोलन किसे कहते हैं? अब आते हैं सर, पर्यावरण आंदोलन किसे कहते हैं? वर्तमान समय में पूरे विश्व में विकास के नाम पर प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन हो रहा है। वर्तमान समय में पूरे विश्व में, होल वर्ल्ड, वर्तमान समय में पूरे विश्व में विकास के नाम पर प्राकृतिक साधनों का अत्यधिक दोहन हो रहा है। प्राकृतिक का दोहन नहीं हो रहा है, बताइए। पेड़ को काट रहे हैं, पानी, बारिश नहीं हो रही है, तो ये प्रकृति का दोहन नहीं कर रहे हैं हम लोग। बताइए, पर्यावरण कहता है कि कम से कम कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्पादन करें। हम लोग दिन प्रतिदिन क्या कर रहे हैं, बताइए? नहीं कर रहे। सबसे ज्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्पादन हम लोग दिन प्रतिदिन, गाड़ियों की संख्या बढ़ रही है, गाड़ियों के साइलेंसर पाइप से जो धुआं निकलती है, क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड। ये गैस ऐसी गैस है मेरे भाई, दुनिया में जितना भी गैस पाई जाती है, 126 प्रकार के जितने गैस पाए जाते हैं, सबसे डेंजरस गैस, खतरनाक गैस कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, जो फैक्ट्रियों के चिमनियों से निकलती है। कार्बन मोनोऑक्साइड ये गैस एक ऐसी गैस है मेरे भाई जो बीमारी तो पैदा करेगी ही करेगी, हमारे पृथ्वी को भी दिन प्रतिदिन गर्म करते जा रही है। ठीक है, समझिएगा। कहता है कि विकास के नाम पर प्राकृतिक साधनों का अत्यधिक दोहन हो रहा है, मानव जीवन के लिए यह बहुत अधिक खतरनाक है। अतः समाज में पर्यावरण के विषय में एक नवीन चेतना उत्पन्न हुई है, जिससे समाज में एक नवीन आंदोलन की शुरुआत हुई है। इसी को पर्यावरण आंदोलन कहा जाता है और इसी को हम लोग कहते हैं पर्यावरण आंदोलन। अगला क्वेश्चन है सर, महिला स्वतंत्रता आंदोलन क्या है, इसका क्या उद्देश्य है? महिला को लोग पहले क्या करते थे, महिलाओं को पढ़ाना नहीं है, महिलाओं को सिर्फ चूल्हा के सामने चूल्हा फूकने दो, ऐसा ही कहता था ना मेरे भाई। लेकिन एक महिला जो कर सकती है ना, वो एक पुरुष नहीं कर सकता है। ठीक है, ये भी बातों को याद रखना है। 21वीं सदी में विश्व प्रसिद्ध महिला आंदोलन, 21वीं सदी में महिला आंदोलन हुई थी। 21वीं सदी में विश्व प्रसिद्ध महिला आंदोलन वोमेन लिव आंदोलन के नाम से जाना जाता है। इस आंदोलन के निम्नलिखित उद्देश्य थे: महिलाओं को पढ़ाया जाए,
स्वास्थ्य सफाई में सुधार किया जाए, महिलाओं के लिए मताधिकार का प्रयोग करें, महिलाओं भी वोट देगी, महिलाओं भी कंधे से कंधे मिलाकर मर्दों के साथ लड़ाई में हाथ डालेगी, हाथ बटाएगी, महिला श्रम के लिए मातृ लाभ हो और महिलाओं के लिए क्या हो, लाभ होना चाहिए। जिस तरह से पुरुषों को नौकरी में देने के लिए, नौकरी में जैसे कोई फॉर्म आता है तो नौकरी आती है ना मेरे भाई, कोई भी जॉब आते हैं, एग्जांपल में बात करें झारखंड पुलिस, तो झारखंड पुलिस के कोई भी जॉब आती है तो उसमें लिखा रहता है कि महिलाओं को भी 30% 20% की छूट दिया जाए, होता है या नहीं। तो महिलाओं की ये सब मांगे थी। ठीक है, चलिए आगे से अगला क्वेश्चन समझ में आ रहा हो तो फिर बताइएगा। ठीक है, मैं आप लोगों को सेट 2, ऐसा तो मेरे पास बहुत सारा क्वेश्चन है मेरे भाई, आपका किससे रिलेटेड, तो मैं बात करूं सब्जेक्टिव क्वेश्चन से रिलेटेड, तो एक बार चीजों को समझिएगा, क्योंकि एक एक क्वेश्चन को समझना मेरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं चाह रहा हूं ना कि पहला एक क्लास में जो मैं अभी तक क्वेश्चन बताया हूं, ये सब एक बार क्वेश्चन को अच्छे ढंग से देखिए। अगर आप लोगों को समझ में आए तो आप लोग एक बार कॉमेंट कीजिए कि सर हम लोगों को समझ में आ रहा है, आप सेट 2 जल्दी से प्रोवाइड कर दीजिए, ताकि हमें पता चलेगा ना कि जो चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ साधारण लैंग्वेज में, ये आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं। तो मैं देखना चाहता हूँ, वेट करता हूँ मैं कमेंट सेक्शन का, आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो।